बिल्कुल भी आसान नहीं होता है किसी के घर में घुसकर उसे जान से मार देना। जान हथेली पर रखकर ये कदम उठाए जाते हैं क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक की वजह से आप सीधे यमराज के दर्शन कर सकते। जहां लोग 9/11 जैसे बड़े अटैक को अंजाम दे रहे थे, उनको थोड़ी सी भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनका अंजाम क्या होगा। परिणाम आपके सबके सामने है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने उसके घर में घुस के मारा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में जिसके चलते दुश्मनों को उनके घर में घुसकर बम से उड़ा दिया गया और इस काम को अंजाम दिया दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसने टेररिस्ट के दिल में दहशत भर दी और साथ साथ इजराइल की इस इंटेलिजेंस यूनिट ने देश दुनिया भर में परिचम लहरा दी। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की यूनिट डेयरिंग मोसाद की, जिन्होंने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को अंजाम दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज पर। तो कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये सब कैसे और कहां से शुरू हुआ। मुझे एक बात बताइए कि एक प्लेयर के इंजर्ड हो जाने वाली बात से आप इतने दुखी हो गए, तो सोचो उस देश पर क्या बीती होगी कि जिसके प्लेयर्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल के उन 11 इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो कि जर्मनी में सन 1972 में हुए ओलंपिक्स के दौरान मौत के शिकार हुए। दरअसल इन 11 इजरायली प्लेयर्स की हत्या का जिम्मेदार था PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कई टेररिस्ट ग्रुप को प्रमोट करती है। इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप में से एक ग्रुप के 8 बंदों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और इस ग्रुप का नाम था ब्लैक टेरर। हालांकि उस दौरान 5 टेररिस्ट को मार दिया गया था और 3 को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इन सब में सारे 11 इजरायली प्लेयर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटना थी 5 और 6 सितंबर 1972 की और इस घटना को हम म्यूनिक मैस्केयर के नाम से भी जानते हैं। अब इजराइल गवर्नमेंट के साथ साथ इजराइल के लोगों का भी खून खोल रहा था। सबके दिलों में बदले की भावना थी। इजराइल गवर्नमेंट इस हत्याकांड यानी 11 इजरायली प्लेयर्स की मौत के पीछे जितने भी लोग थे उन सबको खत्म कर देना चाहती थी। बस यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की कहानी। ये ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि इसको CIA और MI6 जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी करने की हिम्मत नहीं थी। तो इस ऑपरेशन को सौंपा गया इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट यानी मोसाद को। 13 सितंबर 1972 को सारे मोसाद एजेंट्स को हेडक्वार्टर बुलाया गया क्योंकि मोसाद के चीफ के हाथ एक बड़ी मछली लगी थी। दरअसल मोसाद चीफ को 3 लोगों की इंटेल मिली थी जो कि म्यूनिक हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे। इन लोगों के बारे में सुनकर मोसाद एजेंट्स का खून खोल गया। दरअसल काफी टाइम से मोसाद एजेंट्स इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें इंटेल मिले और वो कब जाकर उन टेररिस्ट को ठोक दें। बस इस मीटिंग के बाद मोसाद अपने सबसे डेयरिंग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देती और उन्हें ना तो US का डर था और ना ही यूनाइटेड नेशन का। उन्हें बस बदला चाहिए था जो उनके 11 इंटरनेशनल प्लेयर्स को बेरहमी से ओलंपिक में मार दिया था। अक्टूबर 1972 में मोसाद एजेंट्स ने अपने पहले टारगेट, जिसका नाम था जैल जवेटर, को खत्म करने के लिए रोम पहुंचे। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैल जवेटर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने ब्लैक सितंबर को 11 इजरायली प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन दी थी, जैसे कि वे कौन सी बिल्डिंग में हैं, कौन से फ्लोर पर हैं, कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं। अब शुरू होती है जवेटर की लाइफ की उल्टी गिनती। मोसाद एजेंट्स जवेटर के डेली रूटीन को परखना चालू कर देते हैं और फिर एक शाम जवेटर ऑफिस से अपने घर के लिए आता है और अपने रूम में जाने के लिए वो लिफ्ट का यूज करता है। जैसे ही वो लिफ्ट का बटन दबाता है वैसे ही लाइट चली जाती है और 1-2 सेकंड बाद लिफ्ट खुल जाती है और वो जैसे ही लिफ्ट में घुसता है वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हारा नाम ही जवेटर है? अब जवेटर घबरा जाता है। इतने में ही जवेटर कुछ करने की सोचता, उतने में ही मोसाद एजेंट्स ने जवेटर को चैन की नींद सुला दिया और मोसाद एजेंट्स वहां से भाग निकले। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हुई कि मोसाद एजेंट्स रोम में घुस आए थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एक अनजान इंसान
इन सभी मोसाद एजेंट्स की जासूसी कर रहा था, यानी इनको फॉलो कर रहा था। और इस अनजान इंसान ने ज्वेटर के मरते टाइम की फोटो खींच ली थी। चलो खैर, अब आगे देखते हैं कि ये अनजान इंसान क्या करता है। खैर, एक टेररिस्ट तो चल बसा, अब थी दूसरे की बारी। दिसंबर 1972 मोसाद एजेंट्स अपने दूसरे टारगेट को मारने के लिए पेरिस पहुंच गए और वो अनजान इंसान भी पेरिस पहुंच चुका था। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि इस दूसरे टारगेट का नाम था हमसारी, जो कि म्यूनिख हत्याकांड के दौरान ब्लैक सितंबर के टेररिस्ट को म्यूनिख में सही सलामत पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। पहले टारगेट की तरह ही इस दूसरे टारगेट की भी डेली रूटीन पर नज़र रखी जाती है। और फिर एक दिन एक मोसाद एजेंट जर्नलिस्ट बनकर हमसारी को इंटरव्यू के लिए पूछता है और जवाब में हमसारी उस जर्नलिस्ट को हाँ कर देता है। उसके बाद हमसारी उसे जर्नलिस्ट से मिलने जाता है, तब एक दूसरा एजेंट उसके घर में घुसकर हमसारी के फ़ोन में बॉम्ब फिट कर देता है। अब आता है हमसारी का मौत का दिन। एक मोसाद एजेंट टेलीफोन बूथ से हमसारी को कॉल लगाता है और दो एजेंट्स हमसारी के घर के बाहर गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। कॉल उठाते टाइम जैसे ही मोसाद एजेंट्स हमसारी को आइडेंटिफाई कर लेता है, वैसे ही गाड़ी में बैठे हुए एजेंट्स बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और हमसारी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस हादसे के होने के बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, क्योंकि इस अनजान इंसान ने फ्रांस पुलिस को इन मोसाद एजेंट्स की इंटेल दे चुका था। जैसे तैसे करके मोसाद एजेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ होता है दूसरे टारगेट यानी हमसारी टेररिस्ट का सुहाना सफर खत्म। इस दूसरे टेररिस्ट के मरते ही पीएलओ और ब्लैक सितंबर जैसे टेररिस्ट ग्रुप के दिल के अंदर दहशत बैठ जाती। अब साल 1973 में शुरू से ही मोसाद एजेंट्स उन सभी टेररिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं जो कि म्यूनिख हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे। अब लास्ट में बारी थी मोस्ट वांटेड और सबसे ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट, जिसका नाम था अल हसन सलामी, जो कि म्यूनिख के हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। म्यूनिख हत्याकांड की प्लानिंग, फंडिंग और यहाँ तक कि हथियारों के लिए भी ये यही जिम्मेदार था। अली हसन ने इससे पहले इजरायली पीएम पर भी हमला करवाया था और यहाँ तक कि इसने बैंकॉक में भी इजरायली एम्बेसी पर एक अटैक करवाया। तो सोचो एक कितना पावरफुल आतंकवादी होगा। इतना सब कुछ करने के बाद इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था कि अब अली हसन सलामी जिंदा ना बचे। अब बात है 21 जुलाई 1973 की, जब मोसाद एजेंट्स की अली सलामी को यमराज के दर्शन कराने के लिए नॉर्वे पहुंच गए। लेकिन यह बात खतरे की ये थी कि उस अनजान इंसान ने अभी तक इनका पीछा करना नहीं छोड़ा था और इस बात की मोसाद एजेंट्स को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि कौन अनजान इंसान उनकी जासूसी कर रहा है। इंटेल के हिसाब से अली हसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देख कर आ रहा था। इतने में ही सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें मोसाद एजेंट्स बैठे हुए होते हैं। जब अली हसन को गाड़ी में बैठे लोगों की आंखों में अपनी मौत दिखाई देती है तो वहां से भागने की कोशिश करता है और इतने में ही मोसाद एजेंट्स अली हसन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब मोसाद एजेंट्स चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा टारगेट और मोस्ट वांटेड अली हसन अब मारा जा चुका है। मोसाद एजेंट्स सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आखिर इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट। सेलिब्रेट करने के दौरान मोसाद एजेंट्स के यहाँ खतरे की घंटी बजती है और ये घंटी मोसाद हेडक्वार्टर से आती है, जिसमें मोसाद एजेंट्स को बताया जाता है कि उन्होंने गलत आदमी को मार दिया है। जिसको मोसाद एजेंट्स ने मारा था वो अली हसन नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर था। ये सब कुछ सुनते ही मोसाद एजेंट्स घबरा जाते हैं, नॉर्वे से निकलने की कोशिश करते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है। अब मैं आपको बता दूं कि इन बड़ी बड़ी एजेंसियों द्वारा गलती यूं ही नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि मोसाद एजेंट्स द्वारा हुई उस गलती उस अनजान इंसान का बिछाया हुआ जाल था, जिसमें अब मोसाद एजेंट्स फंस चुके थे। यह अनजान इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद अली हसन था, जो कि मोसाद से एक कदम आगे चल रहा था, या फिर यूं कहो मोसाद की जासूसी कर रहा था। इस घटनाक्रम के बाद अब नॉर्वे पुलिस मोसाद एजेंट्स के पीछे लग जाती है और उनमें से 2 एजेंट्स को पकड़ भी लेती है। टॉर्चर होने के बाद
पकड़े हुए मोसाद एजेंट्स अपना मुंह खोल देते हैं और इस ऑपरेशन की सारी इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती है। अब क्योंकि एक मासूम की हत्या होने के कारण मोसाद और इजराइल की दुनिया भर में थू-थू होने लगती है, जिसके चलते इजराइल को अपना यह ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड बंद करना पड़ता है। अब बदले की आग और तेजी से बढ़ रही थी। दुनिया की नज़र में ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड बंद कर दिया गया था, लेकिन अनऑफिशियली टेररिस्ट अली हसन की तलाश अभी भी जारी थी और करीबन 6 साल सर्च करने के बाद मोसाद को एक बार फिर अली हसन की लोकेशन की इंटेल मिली। ये बात है 15 जनवरी 1979 की, जब अली हसन को बेरूत लेबनान में पाया गया। क्योंकि अली हसन को कहीं ना कहीं मोसाद का डर था, इसलिए वो लेबनान में पूरी सिक्योरिटी के साथ रहता था। किस बात की देरी थी, मोसाद निकल चुकी थी अपने मिशन पर। लेबनान पहुंचकर एरिका नाम की एक मोसाद एजेंट अली हसन पर नजर रखने चालू कर देती है। करीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहता है, जिसके दौरान एरिका को पता चला कि अली हसन प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ चलता है, जैसे कि बॉडीगार्ड्स और बुलेट प्रूफ कार। तो ऐसे में अली हसन को मारना इतना आसान नहीं था। तो एरिका एक दूसरे मोसाद एजेंट के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसके चलते वो पार्किंग में खड़ी एक वैन के अंदर एक्सप्लोजिव फिट कर देती है। अब अगली सुबह जब अली हसन अपने घर से बाहर निकलता है तो एक मोसाद एजेंट अली हसन पर नज़र रखता है और दूसरी मोसाद एजेंट एरिका अपने हाथ में रिमोट लिए हुए बैठी थी। ये कोई मामूली रिमोट नहीं था, बल्कि उस बॉम्ब का रिमोट था जिसे इन लोगों ने उस वैन में फिट करके रखा था। अब जैसे ही अली हसन की गाड़ी उस पार्किंग में खड़ी वैन के पास से गुजरती है, वैसे ही दूसरे मोसाद के एजेंट के इशारे पर एरिका रिमोट का बटन दबा देती है और अली हसन भी यमराज के दर्शन करने में सफल हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोसाद ने करीबन 35 लोगों की हिट लिस्ट बनाई थी, जिनको घर में घुस कर मारने में मोसाद को लगभग 20 साल लग गए थे। ये होता है जज्बा। आखिरकार मोसाद ने उन 11 ओलंपिक प्लेयर्स की हत्या का बदला ले लिया था। उन प्लेयर्स को इंसाफ दिला ही दिया था। अब एक बात तो यहाँ माननी पड़ेगी कि ऐसा ऑपरेशन करने की हिम्मत सिर्फ मोसाद में ही थी। आखिरकार मोसाद ने उन 11 ओलंपिक प्लेयर्स की हत्या का बदला ले ही लिया और उन प्लेयर्स को इंसाफ दिला दिया। इस ऑपरेशन को करने के बाद इजराइल की एजेंसी मोसाद ने पूरे विश्व भर में एक अपना अलग ही रुतबा बना लिया था। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मोसाद का ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड आपको कैसा लगा। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।